नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जो राजस्थान राज्य है उसके राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2021 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, इसी परीक्षा के जो भारत एवं विश्व के भूगोल खंड के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा आज हम करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन से वे प्रश्न पूछे गए थे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये राजस्थान के क्या है कि ये 4 जिले दिए गए हैं। पहला सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा बांसवाड़ा और जो चौथा है वो झालावाड़। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि जो उप उष्ण पर्वतीय वन है वो किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। बाकी जो 3 है यहाँ पर उप उष्ण पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये क्या है कि ये राजस्थान का मैप है और आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए कि राजस्थान के मैप के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं और उनकी सीमाएं किन किन जिलों से लगती है। इसके बाद क्या है कि सभी जो जिले हैं इनकी अवस्थिति आपको आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, ये आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यही आपका उत्तर था कि जो सिरोही जिला है यहीं पर क्या है कि उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो जो सिरोही जिला है, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है कि माउंट आबू क्षेत्र में पड़ता है। ये क्या है कि आपको जो माउंट आबू क्षेत्र है उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य स्तर पे देखें तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी जो उप उष्ण जो पर्वतीय वन है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे तो इसमें क्या है कि मूल रूप से आपको मैंगो यानी आम के पेड़, सागवान के पेड़, नीम के पेड़, शीशम के पेड़ और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बांस जो होता है उसके वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इससे जुड़ी बातें हो गई। और अगर हम बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है कि वर्ष भर यहाँ हरियाली देखने को मिलती है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये जो पूरा रीजन जैसा आप देखेंगे तो ये ग्रीन दिखाया गया है, ये इसी बात का इंडिकेटर है कि यहाँ क्या है कि काफ़ी हरियाली है और यहाँ वनों की काफ़ी अधिकता है। यानी अगर बात करें तो जो वनों की सघनता है वो क्या है यहाँ पर अधिक है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको आने चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि राजस्थान में किस किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं तो देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान के मैप पे ही हम दिखा लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो उप उष्ण पर्वतीय वन है ये मूल रूप से क्या है कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो भारत में कुछ कांटेदार वन भी देखने को मिलते हैं। अगर उनकी बात करें तो देखिए ये वाला जो पूरा रीजन है ये क्या है, ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वाला जो पूरा येलो कलर का जो रीजन है ये है। और यहाँ पर अगर बात करें कि आखिर वर्षा कितनी होती है तो यहाँ पर क्या है कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे कांटेदार वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो जैसे लट्यूस है, बांस है, जामुन है या फिर जो विभिन्न प्रकार की कटीली जहरीली वनस्पतियां हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। तो पहला हो गया कि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक ये वाला जो रीजन है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन देखने को हमें मिलते हैं। इसी के साथ क्या है कुछ सामान्य वन भी हमें देखने को मिलते हैं और पतझड़ मिश्रित वन भी हमें
देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पतझड़ वन अगर यहाँ देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो अगर पतझड़ वनों की बात करें या ये वाला जो रीजन है तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो लगभग 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बारे में ये हो गई। और यहाँ पर कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी क्या है कि शीशम के पेड़ काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साल, चंदन या इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर हम ये वाला जो पूरा रीजन है इसमें क्या है कि एक तरह से अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है कि कुछ जिलों में कुछ खास वन मिलते हैं। जैसे अगर बात करें ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पर सागवान या शुष्क वन देखने को मिलते हैं। अगर इनकी हम बात करें कि ये वाला जो रीजन है जो ड्राई टीक फॉरेस्ट है, यहाँ पर वर्षा कितनी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 100 या 110 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हो गया क्षेत्र। और यहाँ पर अगर हम मूल रूप से बात करें कि किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर गूलर के वृक्ष देखने को मिलते हैं, महुआ के वृक्ष देखने को मिलते हैं और इसी के साथ कुछ अन्य वृक्ष यहाँ के जो क्षेत्रीय हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया जो प्रमुख रूप से क्या है कि राजस्थान के जो विभिन्न वन थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब देखिए इसी पर क्या है कि अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें तो वो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें दो श्रेणियां दी गई हैं, दो ग्रुप्स दिए गए हैं। एक क्या है कि झील है, लेक है, विभिन्न लेक्स के बारे में दिया गया है और इनकी अवस्थिति पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो झील दिए गए हैं, पहला जो झील है ये है बालखस, ठीक है, दूसरा है टिटिकाका, तीसरा है इरी झील और चौथा है बैकाल झील। ये पूछ रहा है कि ये झील कहाँ अवस्थित है। तो अगर हम बालखस की बात करें तो जो बालखस है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये कजाकिस्तान में क्या है कि एक खारे जल की झील है। तो ये तो इसके सामने ही सही दिया गया है। बालखस झील कहाँ देखने को मिलेगा, तो कजाकिस्तान में ये देखने को मिलेगा, यहीं की एक खारे जल की साल्ट लेक वाटर है। तो ये आप जान गए। दूसरा जो पूछ रहा है टिटिकाका झील, तो टिटिकाका देखने को मिलेगी, तो ये साउथ अमेरिका की झील है। यहाँ पर अगर पेरू और बोलिविया में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये क्या है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है। ये अक्सर एग्जामों में पूछता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम इरी झील की बात करें कि आखिर इरी झील कहाँ है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि जो अमेरिका महाद्वीप है उसी में क्या है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो दूसरा देश है कनाडा, इन दोनों में इस झील का विस्तार है। और ये क्या है कि ये महान झीलों में से एक है, यानी उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, ग्रेट लेक्स हैं, उनका ये एक भाग है। और मूल रूप से क्या है कि ये मीठे जल की झील है। ये भी आपको, ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे जल की झील है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो झील है वो है बैकाल। अगर हम बैकाल की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपके सामने क्या हुआ, यूक्रेन। तो ये हमने देख लिया कि कौन सी झील कहाँ पर अवस्थित है। अब देखिए इसी में क्या है कि इसी को हम मैप पे भी देख सकते हैं। ये क्या है कि ये मैप पे जो विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो इधर अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे तो बहुत सारी झीलें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या है कि ये जो यहाँ की महान झीलें हैं, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, तो ये क्या है कि ये सब झीलें हैं जिसके बारे में इरी के बारे में दिया कि आखिर जो इरी झील है वो कहाँ से संबंधित है। तो ये क्या है कि यूएसए यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसी के साथ जो कनाडा है, इन दोनों में इरी झील का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और ये क्या है कि ये महान झीलों में से एक है। और उत्तरी अमेरिका में क्या है कि एरी झील अवस्थित है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो झील है, जैसे अगर बात करें तो जो बॉर्डर लाइन है यानी यूएसए और जो कनाडा की जो बॉर्डर लाइन है
उस आधार पर अगर देखें तो इस झील का कुछ भाग यूएसए में है और कुछ भाग कनाडा में है। और ये जो 4-5 झीलें हैं इनमें क्या है कि ये चौथी सबसे बड़ी झील है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर क्या है कि ओंटारियो है, ह्यूरन है, इनसे भी अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम किसी अन्य क्वेश्चन में डिटेल में देख लेंगे। अब देखिए इसी के साथ क्या है कि जो टिटिकाका झील पूछा था, तो आप देखेंगे कि मैप में ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो पेरू और बोलीविया वाला जो क्षेत्र है वहीं पर क्या है कि टिटिकाका झील देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम आएंगे इधर अफ्रीका में, तो यहाँ भी बहुत सारे झील मिलेंगे जिन पर प्रश्न अक्सर पूछता है कि किस देश में, तो आपको रिकॉल करना है। जैसे अगर बात करें तो लेक चौड है, लेक तंजनाइका है, लेक न्यासा है, और इधर आएंगे तो बहुत सारे झील हैं। जैसे अगर बात करें तो जो कैस्पियन सी है, जिसको सागर है लेकिन इसको झील का दर्जा दिया गया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा झील है, तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ क्या है कि यहाँ पर अगर आएंगे तो लेक लेडोगा देखने को मिलेगा, और इधर आएंगे तो बैकाल झील जिसके बारे में पूछ रहा था, तो यूक्रेन आपको हमने बताया कि वहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलेगी। और फिर क्या है कि इस इधर ही आप आएंगे तो बहुत सारे झील अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, जैसे लेक टाना है, लेक तुर्काना है, लेक विक्टोरिया है, लेक अल्बर्ट है। तो कभी कभी इनके क्रम से भी संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण इसके क्रम को क्या करिए, अरेंज करिए, या फिर देश जैसे पूछ लिया कि किस देश में कौन सी झील अवस्थित है, तो ये आपको देखना होगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो लेक बैकाल है ये क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जैसे कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है, तो वैसे ही जो लेक बैकाल है ये सबसे गहरी झील है। अगर बात करें तो दुनिया की ये सबसे गहरी झील है। ये क्या है कि रूस साइबेरिया में अवस्थित है, और क्या है कि इसमें जो दुनिया के कुल बिना जमे मीठे पानी के भंडार की बात करें तो वो लगभग मात्रा 20% है। तो इस दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी अक्सर पूछता है, स्टेटमेंट क्या है कि जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, और ये क्या है कि रूस साइबेरिया में अवस्थित है। और फिर अगर हम बात करें तो इसमें दुनिया के कुल बिना जमे अगर मीठे पानी के जल के भंडार की बात करें तो वो 20% है, 20% है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे हमने बात किया कि आपको क्या करना है कि संक्षिप्त रूप से जो अलग अलग जोन है जहां पर विभिन्न झीलें दी गई हैं, तो उनके बारे में भी क्या करना है कि डिटेल में देख लेना। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है कि ये अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में दिया गया है कि जैसे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है, लेक ओंटारियो है। ये क्या है, ये ऐसी झीलें हैं जो फ्रेश वाटर लेक हैं, यानी मीठे जल की झीलें हैं। और इसमें भी क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि इन झीलों में से एकमात्र झील मिशिगन झील है जो क्या है कि पूरी तरह से यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। बाकी जितनी झीलें हैं जैसे लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो है, इनका जो विस्तार है ये क्या है यूएसए के साथ कनाडा में भी है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए जितनी भी झीलें हैं ये क्या है कि यूएसए और कनाडा में अवस्थित है, लेकिन एकमात्र झील लेक मिशिगन है जो पूरी तरह से कहाँ पर अवस्थित है, तो ये क्या है कि यूएसए में अवस्थित है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और इसके साथ क्या है कि जो विभिन्न नगर हैं जो इन झीलों के तट पर अवस्थित हैं, तो ये भी आपको क्या करना है कि यहाँ मेंशन कर लेना है, इनको रिकॉल कर लेना। ऐसे ही क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे बैकाल झील से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर पूछते रहता है, तो ये इसके बारे में भी आपको मैप के द्वारा अच्छे से देख लेना है कि इस झील के समीप कौन कौन से प्रमुख लोकेशन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न क्यों दिया गया है कि जो विश्व में जो विभिन्न नगर हैं उनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। जैसे अगर पूछ रहा है कि डेट्रॉयट, तो जो डेट्रॉयट है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो बात करें तो ये यूएसए में है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा।
और अमेरिका में ऑटोमोबाइल उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये तो सही हो गया, ये सुमेलित है। दूसरे की अगर हम बात करें तो गोर्नाया जो सोरिया है, ये क्या है कि दे रहा है कि ये सूती वस्त्र से संबंधित है, यानी कह सकते हैं कि क्लॉथ इंडस्ट्री से। तो ये क्या है कि ये गलत है। ये जो प्लेस है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको रूस में देखने को मिलेगा, रसिया में। और मूल रूप से क्या है कि कह सकते हैं कि लौ अयस्क के संबंधित है। ये क्या है कि आयरन जो ओर होता है, लौ अयस्क जो होता है उसी से ये संबंधित है। और बाकी तीसरा कह रहा है कि अंसान, और पूछ रहा है कि ये लोहा एवं इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो देखिए ये सही सुमेलित है। जो अंसान है ये चीन में है और चीन का एक प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र है। चौथा जो पूछ रहा है वो कह रहा है याकोहामा। तो ये क्या है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जापान में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि जलयान निर्माण से संबंधित एक ये महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस तरह से क्या है कि आपने मिला लिया। तो जो गलत कह सकते हैं पेयर है वो कौन सा है, दूसरा है। तो ये उत्तर हो गया। अब इसी को क्या करना है कि आपको जो वर्ल्ड मैप है, जो विश्व का मानचित्र है, तो विश्व में जो प्रमुख कह सकते हैं कि जो औद्योगिक शहर है, जो केंद्र है, उनको क्या करना है कि एक एक करके आपको मेंशन कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले क्या है कि आप उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए, फिर दक्षिणी अमेरिका के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जो शहर हैं, और उसमें भी देख लीजिए कि कौन से शहर तट पर हैं और कौन से आंतरिक भाग में हैं। और फिर अफ्रीका में आ जाइए, यूरोप में देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो प्रश्न PYQ हल करने की जो मंशा है, उसका जो लाभ है वो अधिकतम होगा, यानी जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आपका अधिकतम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। यानी नीचे क्या है कि 4 नदियां दी गई हैं और इनके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। और ये पूछ रहा है कि ये जो 2 कथन है वो किस नदी के संदर्भ में है। तो सबसे पहले क्या है कि हम इन कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका उद्गम, यानी जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी नदी है, तो इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट क्या है कि अरावली पहाड़ी से होता है। और ये जो नदी है ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। तो ये पूछ रहा है। दूसरी बात है कि बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए 2 यहां आपके लिए क्लू दिए गए हैं। पहला कि आखिर ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से निकल रही है, और फिर ये दे रहा है कि ये किसके समीप से निकल रही है। तो जो अरावली पहाड़ी है उसके समीप से निकल रही है। और इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में भी कह रहा है कि ये कहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो ये मेवाड़ के मैदान से प्रवाहित हो रही है। और दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि बेड़च, कोठारी और मोरेल ये जो नदियां हैं ये इसकी क्या है, ये तीनों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर हम बात करें ये जो 4 नदियां दी गई हैं, इनमें से जो पहली नदी है वही क्या है कि इससे संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें तो जो बनास नदी है इसका जो उद्गम होता है, जो बनास नदी है, अगर इसके उद्गम की बात करें कि आखिर ये निकलती कहाँ से, तो ये खमनौर की जो पहाड़ियां हैं, जो यहाँ पर खमनौर की जो पहाड़ियां हैं वहीं से इसका उद्गम होता है। और अगर इस नदी के लंबाई की बात करें तो ये ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास ये लंबी है। या मूल रूप से अगर डेटा की बात करें तो ये लगभग 480 से लेकर 500 किलोमीटर इसके आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लें कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। तो जैसे दिया गया है कि बेड़च, कोठारी और इसी के साथ मोरेल ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनके अलावा भी कुछ नदियां हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक नदी आपको मिलेगी खारी।
कौन सी नदी मिलेगी? खारी। इसी के साथ मेनाल, देखिए एक नदी आपको दिखेगी मेनाल, ये दोनों भी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। वाकब भी एक छोटी नदी है जो इसकी सहायक नदी है, वाकब। तो ये क्या है कि इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है। अब इसी को समझने के लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा मैप पे देखना होगा। ये देखिए क्या है कि ये बनास नदी दिखाया गया है। ये क्या है कि ये बनास नदी है जो यहां से निकल रही है और धीरे धीरे क्या है कि ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इसका निकास हो रहा है। और इसी संदर्भ में क्या है कि ये अलग अलग जिलों से गुजरती है। कभी कभी जिलों पर आधारित प्रश्न भी पूछ लेता है। और उसके बाद क्या है कि आपको क्या है कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको भी मैप पे क्या करना है? लोकेट कर लेना है। जैसे आपसे पूछ दिया था कि 3 नदियां दे दिया था और ये पूछा था कि क्या इनकी सहायक नदियां ये हैं, तो इसी आधार पर स्टेटमेंट बना दिया था। कभी कभी क्या है कि ये पूछ लेता है कि बाएं से आकर मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं और दाएं से आकर मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है कि जो जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, जैसे कोपेन है, थांटवेट है, ऐसे लोगों का त्रिवार्था है, इनके जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। उसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो कोपेन थे उनके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अगर डिटेल में जाएं तो ये लंबा सेशन हो जाएगा। जैसे क्या है कि जो अलग अलग जलवायु वैज्ञानिक थे उन्होंने विश्व को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। उसी में से एक कोपेन थे। इन्होंने भी क्या है कि विभिन्न आधारों पर क्या है कि जलवायु वर्गीकरण किया था और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछ दिया गया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को तभी आप हल कर सकते हैं जब आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी हो। जैसे जब हम मैप के बारे में देखते हैं कि जो ये राजस्थान का मैप है और इसमें हम देखेंगे कि आखिर जो कोपेन है उनके अंतर्गत जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो पूरा रीजन है जो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने BWHW के द्वारा दर्शाया है। जैसे अगर डिटेल में जाएंगे तो इन्होंने क्या है कि ABCD इस प्रकार से, फिर उसमें क्या है कि फिर सब डिवीजन किया है, उसमें भी क्या है कि उसके भी सब डिवीजन है। तो वो अगले किसी प्रश्न में जब डिटेल में आएगा इसी पर आधारित प्रश्न तो हम देख लेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये इसका पहला पार्ट है जिसमें उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु है इसको इन्होंने BWHW के अंतर्गत दिखाया है। जो दूसरा क्षेत्र है मूल रूप से क्या है कि ये स्टेपी तुल्य वनस्पति है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र शुष्क क्षेत्र होता है उसको इन्होंने BSHW के द्वारा दिखाया है। और तीसरा क्या है कि जिसको CWG के द्वारा इन्होंने दर्शाया था, तो वो क्या है कि उप आर्द्र जलवायु। और इसमें क्या है कि ये एक तरह से कह ले तो ये इसका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी है। और इसी के साथ जो अगला है वो है AW, यानी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र है उसके द्वारा इन्होंने दर्शाया है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया कि कोपेन ने या कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अंतर्गत जो राजस्थान है उसके विभिन्न जो जलवायु क्षेत्र हैं वे कौन से। अब देखिए जब आप ऐसे मैप देख लेते हैं तो क्या है कि जैसे AW हमने देखा तो इसमें भी क्या है कि ये जो क्षेत्र है यानी जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर अधिक मिलेगा। आर्द्र कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्षा की भी मात्रा अधिक होगी। और इस आधार पर क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो कोपेन थे वो मूल रूप से क्या है कि जो वनस्पति होती है, वेजिटेशन होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो वर्षा होती है, उसी के आधार पर, यानी अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने जो वर्गीकरण अपना प्रस्तुत किया ये मूल रूप से क्या है कि 3 आधार पर थे। पहला वनस्पति, वर्षा और तीसरा तापमान। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो किन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें 3 आधार है, वेजिटेशन,
दूसरा टेम्परेचर और फिर रेनफॉल। अब देखिए इसी में क्या है कि जैसे AW है उस पर भी प्रश्न पूछता है। ये पूछता है कि जो ये वाला जलवायु क्षेत्र है इसका विस्तार मूल रूप से किन जिलों में है। जब बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछेगा तो जिले के आधार पर पूछ लेगा। जैसे ये जो पूरा क्षेत्र है तो अगर आपको यहाँ का बेसिक जो मैप है उसके बारे में जानकारी होगी तब तो आप बता लेंगे, लेकिन अगर नहीं जानकारी है तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपको जिस भी राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे रहे हैं तो उसका जो बेसिक मैप है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए इसी को हम देख लेते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन से जिले हैं तो मूल रूप से यहाँ 3 जिले हैं। पहला प्रतापगढ़, ये यूपी वाला प्रतापगढ़ नहीं है बल्कि कहाँ का है, राजस्थान का है। बांसवाड़ा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बांसवाड़ा, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट आपको डूंगरपुर। 3 जिले यहां देखने को मिलेंगे, डूंगरपुर। तो ये हो गए 3 जिले जिनका संबंध AW से है। और ऐसे ही क्या करना है कि आपको जो विभिन्न जिले हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए इसी में क्या है कि जब आप डिटेल में इनके बारे में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो पूरा जलवायु वर्गीकरण है उसमें राजस्थान में कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो थार मरुस्थल है वो क्या है, वो किसका भाग है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि विभिन्न जो राजस्थान के क्षेत्र हैं उनके बारे में दर्शाया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से किसका भाग थार मरुस्थल है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है। जो भारत का सबसे प्रमुख मरुस्थल है वो है थार, सबसे बड़ा मरुस्थल है और इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसमें भी क्या है कि जो गोड़वाड़ प्रदेश है राजस्थान का, जो ये प्रदेश है इसका संबंध किससे है, थार मरुस्थल से। और यहाँ पर मूल रूप से अगर हम बात करें कि किस नदी का प्रवाह होता है, नदी का प्रवाह होता है तो आपको यहीं पर लूनी नदी देखने को मिलेगी, उसका प्रवाह यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जिस जिले का विस्तार है, यानी जिन जिलों में राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार है उसमें सबसे बड़ा जो जिला है वो बाड़मेर है। बाड़मेर में विस्तार है, जालौर में है, सिरोही में है, पाली में है, जोधपुर में है। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर इसका विस्तार है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछ लिया था। दूसरी अगर हम बात करें कि जो शेखावटी प्रदेश है तो यहां पर देखेंगे तो कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये भी कभी कभी पूछता है। जो कातली नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र का संबंध राजस्थान के किस प्रदेश से है, तो वो कौन सा है, शेखावटी प्रदेश। और बनास जो मैदान है ये बनास नदी के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही क्या है कि जो घग्गर का मैदान है ये घग्गर नदी जो है उसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये हमने देख लिया। इसी को क्या है कि मैप पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा थार रीजन है, थार मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके बारे में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डोडा बेटा ये किस पर्वत श्रेणी की चोटी है, या इनमें से जो पहाड़ी दी गई हैं इनमें से किसकी चोटी है। तो देखिए डोडा बेटा जो है किसकी पहाड़ी की चोटी है, तो ये नीलगिरी जो पहाड़ी है ये कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको ये तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य है इसी में नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। और इसी की ये सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा था। और अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें, ये जो चोटी है तो इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो ये लगभग समुद्र तल से लगभग 2600, समुद्र तल से 2637 मीटर। और ये ऊंचाई कहाँ से ली जा रही है, ये सी लेवल से लिया जा रहा है, ठीक है, समुद्र तल से। तो लगभग क्या है कि 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही प्रश्न आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले क्या है कि इसको मैप में भी आप देख सकते हैं। जैसे ये क्या है कि जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो यहीं पर क्या है कि ये चोटी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 एवं 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही
उत्तर का चुनाव कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। एक तरफ क्या है कि जो विभिन्न नदियां हैं उनको दिया गया है, और दूसरी तरफ क्या है कि उनकी जो सहायक नदियां हैं उनको दिया गया। देखिए ये प्रश्न काफी जटिल होता है कि यदि किसी भी नदी के जो विभिन्न सहायक नदियां हैं अगर उनके बारे में आप सही जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसे प्रश्न आप कभी सही नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी की अगर सभी सहायक नदियों की जानकारी आपको नहीं है तो ऐसे प्रश्न को आप सही नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें तो जो गोदावरी नदी है, अगर इसके देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी भी नदी के बारे में आपको 3-4 मोटी मोटी बातें आनी चाहिए। जैसे कोई नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, दूसरा कि फिर उसका अपवाह क्षेत्र क्या है, फिर उसका निकास कहाँ पर हो रहा है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और यदि उस नदी के ऊपर कोई डैम है या कोई इस तरह का जलप्रपात है तो ये क्या है कि बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। इसी के साथ कभी कभी नदी के समीप जो नगर हैं उनको भी पूछ लेता है। तो जैसे ये नदी के बारे में प्रश्न है कि उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी इनकी है और उनको मिलाना है, उनका मिलान करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए कि जो गोदावरी नदी है इसकी कौन कौन सी नदियां हैं ये तो आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो जो गोदावरी नदी है इसकी पूर्णा जो नदी है, इसकी अगर महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जैसे पूर्णा है, प्राणहिता है, प्राणहिता क्या है एक महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजरा है, ये सारी क्या है कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो जैसे हमने इनकी सारी सहायक नदियों की बात की, अब इसी में क्या है कि जैसे पेनगंगा हमको मिल गई, इसी के साथ इसकी वैनगंगा, वर्धा, मंजरा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो उनमें से जो पेनगंगा है वो इसकी एक सहायक नदी है। ऐसे ही क्या है कि जैसे अगर महानदी की बात करें तो महानदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे महानदी है तो महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो शिवनाथ है। और शिवनाथ के साथ ही क्या है कि इसकी बहुत सारी नदियां सहायक है। जैसे अगर हम बात करें तो जो मांड है, इब है, तेल है और शिवनाथ है, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो इसी में से क्या है कि जो शिवनाथ है वो इसकी सहायक नदी है। फिर अगर हम दामोदर की बात करें तो जो दामोदर है इसकी बड़ी सहायक नदियों में कौन सी नदी है, वो है बराकर। और इसी के साथ भवानी जो है इसकी क्या है कि जो भवानी है इसमें दिया गया है वो किसकी सहायक नदी है, वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें कि जैसे दामोदर नदी है तो दामोदर की बराकर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसी के साथ जमुनिया है, कानार है, और कावेरी नदी की बात करें कि इसकी कामनी, भवानी, अमरावती, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां। लेकिन इनको समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको मैप पे जाना होगा और वहां पर ये देखना होगा कि जैसे ये गोदावरी रिवर का मैप है तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है कि यहाँ पर त्र्यंबक पर्वत है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो यहाँ पर नासिक जिला देखने को मिलेगा, और इसी जिले के समीप क्या है कि यहाँ पर से जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहीं से गोदावरी नदी निकलती है और फिर ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। और इस बीच में क्या है कि इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये भी पूछ सकता है कि किन राज्यों से गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये आपको देखना होगा। ऐसे ही क्या है कि सभी नदियों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये क्या है कि ये नदी दे रहा है महानदी, तो जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और छत्तीसगढ़ में क्या है कि जो धमतरी जिला है यहीं से ये नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए क्या है कि बे ऑफ बंगाल में बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए निकास इसका होता है। और इस बीच में क्या है कि विभिन्न जो नदी है, जैसे अगर हम बात करें तो इधर से शिवनाथ नदी आती है, फिर इधर हसदेव आती है। तो इस प्रकार का क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदी किस तरफ से आकर मिल रही है। और फिर क्या है कि जो बाकी नदियां हैं इनके बारे में भी क्या है कि बेसिक तौर पे, जैसे ये क्या है, ये कावेरी नदी का मैप है।
तो आपको ये जानना है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका निकास होता है और इसकी सहायक कौन सी नदियाँ हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपका प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, एक तरफ क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि स्थान दिया जा रहा है, प्लेस, और ये पूछा जा रहा है कि इससे संबंधित कौन सा ऊर्जा है, यानी इसका सही विकल्प पूछ रहा है और कूट के आधार पर आप सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे पावागढ़, जो पावागढ़ है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जब आप कर्नाटक राज्य में जाएंगे तो वहीं ये देखने को मिलेगा। और यहाँ का क्या है कि ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, तो ये इसका हुआ। दूसरा अगर हम बात करें तातापानी, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहीं पर ये देखने को मिलेगा। और ये किस लिए फेमस है, तो जो भूतापी ऊर्जा होती है उससे ये संबंधित है। तीसरा मुंपदल, मुंपदल कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। और ये क्या है, अगर मूल रूप से हम बात करें कि जो मुंपदल है ये पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, विंड जो एनर्जी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो काकरा पारा है ये मूल रूप से क्या है कि ये एक परमाणविक ऊर्जा स्थल है और ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था कि इनको क्या करिए, सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ कह रहा है कि स्थलाकृति, लैंडफॉर्म, और दूसरी तरफ कह रहा है कि महाद्वीप। ये कहना चाह रहा है कि ये जो स्थलाकृतियां हैं वो किस महाद्वीप में अवस्थित हैं। जो पहला कह रहा है एकांकागुआ, तो बात करें तो ये क्या है कि ये एक पर्वत है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको दक्षिणी जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहीं पर ये देखने को मिलेगा। यानी साउथ अमेरिका का जो अर्जेंटीना देश है वहां पर जाएंगे तो आपको एकांकागुआ जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपका क्या हुआ, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के आप बात करेंगे तो अर्जेंटीना में ये देखने को मिलेगा। दूसरी जो स्थलाकृति है वो है मेसेटा। मेसेटा कहाँ देखने को मिलेगा, तो जब आप स्पेन में जाएंगे, ये है क्या, तो मेसेटा पठार है। और ये कहाँ का पठार है, तो ये स्पेन का है। स्पेन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। तो ये आपका सही हो गया। तीसरा कह रहा है सेरेंगेटी मैदान, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो जब ये मैदान आप अफ्रीका में जाएंगे, यानी कि अफ्रीका में ये मैदान आपको देखने को मिलेगा। और जो गिब्सन डेजर्ट है, ये जो मरुस्थल है, ये क्या है कि ये गर्म मरुस्थल है और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। यही आपसे पूछ रहा था कि ये जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हमने देख लिया। तो इसी को क्या है कि आप मैप में भी लोकेट कर सकते हैं, जैसे जो जो स्थलाकृति थी वो किस स्थान पर अवस्थित है, तो ऐसे आप प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज हमने वर्ष 2021 में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी हमने चर्चा कर ली। इसके जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो अगले सेशन में हम देख लेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।